गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 160 उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोटिया से लड़ेंगे चुनाव। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश में आज शाम थमेगा चुनाव प्रचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने की जनसभाएं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने किया चुनाव प्रचार। आम आदमी पार्टी भी अपने पक्ष में वोट देने की कर रही है अपील। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। साफ पानी से लेकर घर तक का किया वादा। वहीं एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी आज अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की यात्रा पर। राष्ट्रपति ने जगन्नाथपुरी मंदिर में की पूजा अर्चना। राष्ट्रपति का पारंपरिक ढंग से किया गया स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल करने के करीब रिपब्लिकन। सीनेट में मामूली अंतर के साथ मुकाबला करीब करीब बराबरी का। मालदीव में बड़ा हादसा। राजधानी माले में भीषण आग से 10 लोगों की मौत, इनमें भारतीय नागरिक भी हैं शामिल। और टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड के सामने रखा 169 रनों का लक्ष्य। हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने जड़ा अर्धशतक। नमस्कार, इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं प्रकाश और खबरें विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने 160 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मोरबी से कांतिलाल, जामनगर ग्रामीण से राघव चुनाव मैदान में होंगे। वहीं पोरबंदर से बाबू पोखरिया को टिकट दिया गया है। इसके साथ ही क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रवाबा जडेजा को भी इस बार भाजपा का टिकट दिया गया है। वहीं हार्दिक पटेल को विधानसभा विरामगाम से भाजपा का उम्मीदवार बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता भूपेंद्र यादव ने कहा कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी, नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, आरसी फल्दू, प्रदीप सिंह जडेजा और सौरभ पटेल ने खुद ही पत्र लिखकर भाजपा अध्यक्ष से चुनाव न लड़ने और पार्टी के लिए काम करते रहने को कहा है। विधानसभा नंबर 41 घाटलोटिया, श्री भूपेंद्र भाई पटेल, माननीय मुख्यमंत्री जी। विधानसभा नंबर 1 अबडासा, श्री प्रद्युमन सिंह महीपत सिंह जाडेजा। विधानसभा क्रमांक 2 मांडवी, श्री अनिरुद्ध भाईलाल दवे। विधानसभा क्रमांक 3 भुज, श्री केशवलाल शिवदास भाई पटेल केशु भाई। विधानसभा क्रमांक 4 अंजार, श्री त्रिकम भाई बीजल भाई छांगा। विधानसभा नंबर 5 गांधीधाम अनुसूचित जनजाति, श्रीमती मालतीबेन किशोर भाई माहेश्वरी। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार का काम आज शाम समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जनसभा और अन्य अभियान बंद हो जाएंगे। सिर्फ घर घर जाकर प्रचार किया जा सकेगा। राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के अंतिम प्रयासों में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी राज्य में हर चुनाव के बाद सत्ता बदलने का सिलसिला समाप्त करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता परिवर्तन की जोरदार कोशिशों में लगी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रचारक अपने पक्ष में वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी विधानसभा चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन के तहत जनसंपर्क कर रही है। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए 12 नवंबर को मतदान होगा। परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जनसभा को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चार पीढ़ियों ने देश पर राज किया, पर देश के विकास की जगह अपना विकास कांग्रेस की हमेशा प्राथमिकता रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी की योजनाओं और कार्यों के विषय में बताते हुए कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही हर क्षेत्र में विकास हुआ है। रह गए चुनाव को शाम को 4 बजे चुनाव के नगाड़े समाप्त हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। मैं हिमाचल की जनता को कहने आया हूं, पूछना जरा है कांग्रेसियों को, 40-40 साल तक हमारे सेना के जवान और उनके परिवारजन 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते थे। 4 पीढ़ी तक शासन करने वाली ये कांग्रेस पार्टी उनकी ये मांग को पूरा नहीं करती थी। मगर माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, आपने 2014 में मोदी जी को बिठाया और 2015 में मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम समाप्त कर दिया। और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक जनसभा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहले चुनाव आता था तो चिल्लाने लगते थे कि सड़क बनेगी, सड़क बनेगी। उसके बाद पहाड़ पर चूना लगा दिया जाता था और गांव वाले खुश हो जाते थे। जब बारिश आती थी चूना धुल जाता था और 5 साल के लिए आपको चूना लग जाता था। उन्होंने कहा कि कभी सोचा था कि बिलासपुर में एम्स होगा, कभी सोचा था कि देश का एक हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज अकेला बिलासपुर में होगा, कभी सोचा था कि 4 लेन बनेगी और आप 35 मिनट में किरतपुर पहुंचेंगे। ये विकास डबल इंजन सरकार ने किया है क्योंकि ये बदलता भारत है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था अब बन गया है। 5 साल के अंदर, जिसमें 2 साल कोरोना भी आता है, यानी 3 साल के अंदर एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनकर के तैयार हो गया और ये डबल इंजन की देन हो गई। ये हमको समझना चाहिए। आज दुनिया के दूसरे नंबर के सिम मेकर हो गए हम। दुनिया मोबाइल बनाने में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए, स्टील में हम दूसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए, ऑटोमोबाइल में हम 4थे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। और इस कोरोना की मार में, यूक्रेन की लड़ाई के बीच में ब्रिटानिया को जिसने हमारे पर 100 साल से ज्यादा राज किया, उसको पिछाड़ करके भारत 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई मोदी जी के नेतृत्व में। और वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। डबल इंजन के सरकार का आपने अच्छा सा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं, क्योंकि जहां प्रधानमंत्री जी गरीब मतलब अंत्योदय के नाम में गरीब के लिए, गरीब कल्याण के लिए, गरीब को एम्पावर करने के लिए जितने भी स्कीम ले आए हैं, वो सब के सब पूरे हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट हुआ। और वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सबसे शिक्षित और सक्षम नौजवान हिमाचल प्रदेश के हैं। यहां के बुजुर्गों, कर्मचारियों और नौजवानों ने इस प्रदेश को बनाया है। बुजुर्ग बैठे हैं, उन्होंने ये प्रदेश बनाया। यहाँ के कर्मचारियों ने ये प्रदेश बनाया, यहाँ के नौजवानों ने ये प्रदेश बनाया। और पूरा भारत देश आज देखता है कि अगर सबसे शिक्षित नौजवान है तो हिमाचल के हैं, सबसे सक्षम है तो हिमाचल के हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने आगामी एमसीडी चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इस घोषणा पत्र को वचन पत्र का नाम दिया है। भाजपा ने अपने वचन पत्र में कहा कि दिल्ली के लोगों को साफ पानी देना पार्टी की प्राथमिकता है। भाजपा ने कहा है कि हर घर को नल से पानी देंगे। साथ ही पार्टी ने अपने वचन पत्र में हर झुग्गी झोपड़ी वालों को घर देने का वादा किया है।
इस दौरान दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने यमुना को साफ करने का अपना वादा पूरा नहीं किया। मंत्री जी ने ये करके दिखा दिया है कि जिस काम का वो आधारशिला रखते हैं उस काम का वो उद्घाटन भी करते हैं, चाहे वो टनल हो, फ्लाईओवर हो, मेट्रो हो, विकास के काम हो, गरीबों के लिए योजनाएं हो, वो सारे काम उन्होंने किए हैं। और एक तरफ वो सरकार है जो हर बार कहते हैं कि अब की बार हम आएंगे 2024 में और हम यमुना को साफ कर देंगे, हर दिल्ली वासी उसमें डुबकी लगा देगा। वही बात वो 2013 में कह रहे थे, वही 2014 में कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की ओडिशा यात्रा पर हैं। भुवनेश्वर पहुंचने पर राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति की अगवानी की। और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरी में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद देने के लिए लगभग 2 किलोमीटर की पैदल दूरी तय की। राष्ट्रपति के मंदिर जाते समय श्रद्धालुओं ने उनका अभिवादन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को तमिलनाडु के डिंडीगुल के निकट गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान में 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री समारोह में 2300 से अधिक छात्र डिग्री और पदक उन्हें प्रदान करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए तमिलनाडु के मदुरै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत हवाई अड्डे के आसपास सुरक्षा प्रदान करने के लिए शहर के पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के कुलपति गुरप्रीत सिंह से हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने खास बातचीत की। हमारे साथ हैं गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के कुलपति महोदय गुरमीत सिंह जी, और कल प्रधानमंत्री कॉन्वोकेशन जो 36 कॉन्वोकेशन प्रोग्राम है उसको संबोधित करेंगे, लोगों को विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित करेंगे। गुरमीत सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का दौरा ये अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट रखता है। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, ये जो विश्वविद्यालय है गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, ये अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, क्योंकि ये शुरू हुआ था गांधी जी के डायरेक्शन पर। हर तरफ लोगों ने इसमें आके स्टडी किया। उन्होंने बहुत मेहनत करके हर एरिया में यहाँ स्टडी करके और विदेशों में भी गए और अच्छे अच्छे जॉब्स लिए। इस एरिया में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई, इसलिए। और फिर रूरल इंस्टीट्यूट होने से जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है खेती बाड़ी की, उसमें भी सोसाइटी ने और यूनिवर्सिटी ने मिल के इसको बढ़ाया। ज़मीन की एनालिसिस की, धरती में क्या तरह का बीज होना चाहिए, किस तरह के फर्टिलाइज़र होने चाहिए, और रेगुलर गाइडेंस इन्होंने फार्मर्स को दिया, किसानों को। उससे इस इलाके में बहुत डेवलपमेंट हुई और जिसकी ज़रूरत थी वो फसलें यहाँ पर उगाई गई। और टोटल अगर आप देखें तो बड़ा बहुत अच्छा एक इसमें डेवलप हुआ है एग्रीकल्चर सेंटर। आपने बताया सर कॉन्वोकेशन हमारा रेगुलर प्रोग्राम है, लेकिन कोविड के चलते 2 या 3 साल 2 साल नहीं हुआ। उस मायने में सर प्रधानमंत्री का दौरा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रधानमंत्री का डिग्रियां लोगों को देंगे। मेरे सबसे 2300 से ऊपर आपने बताया कि 2300 से अधिक विद्यार्थियों को ये डिग्रियां प्रदान की जाएगी। देखिए, मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे प्रधानमंत्री
एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत देश को विश्व के पटल पर ला दिया है। अब हम जो भी कहते हैं पूरा विश्व हमें सुनता है। पूरे विश्व में अगर भारत की स्थिति नंबर 1 पे आई है तो ये प्रधानमंत्री के कारण है। हमारे यंग माइंड्स के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। उनके माइंड में एक स्पार्क आएगा कि हमें जो डायरेक्शन दी गई है, हमें विश्व शांति और विश्व के तरक्की के लिए काम करना है और हमारे यंग माइंड उस डायरेक्शन में काम करेंगे। नॉर्थ इंडियन होते हुए आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं साउथ इंडिया में आकर के, कितनी परेशानी या कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? मेरा बिलीफ है कि हमारा भारत एक देश है। हम नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमारे को किस दिशा में कार्य करना है और वो दिशा मेरे लिए है एक एजुकेशन को बढ़ावा देना और मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं आई है। ये थे गुरमीत सिंह जो कुलपति हैं गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के, और इनका साफ मानना है कि कल जो प्रधानमंत्री का दौरा होगा वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा और 36वां जो कॉन्वोकेशन होगा इस इंस्टीट्यूट का वो भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा। कैमरामैन जयशंकर के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं और इस काम में राज्य सरकारें भी उनका सहयोग कर रही हैं। पीएम मोदी इसी कड़ी में अब भोले शंकर की नगरी काशी को बेंगलुरु से जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन सेवा भारत गौरव तीर्थ यात्रा ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रियों में सरकार की इस योजना को लेकर कितना उत्साह है, इसका बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से खास बातचीत करके जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने। आई एम मोदी जी फैन, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ मोदी जी. Modi is good, well done job. I want to meet him. I am waiting for that. If I get the opportunity, I am very happy in my life. Tomorrow is Modi ji का inauguration है इधर कर्नाटक से. Vande Mataram is very good concept. Now we are going to Madhya Pradesh. It's take 2 days. We are traveling in 2 days train means very big loss for us. We need to take leave in office. This economy also lost. 2 days is waste of time. If Vande Mataram come to everywhere, we are going to reach early to our destination. India के लिए economic अच्छा है and digitally is doing good and in the future also is doing good for digital. Yeah, I know about him. He is a good person and also he has a good relationship with Afghanistan. मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस प्रकार अपने देश में रोड का जो कनेक्शन बन रहा है, नेटवर्क सिस्टम बन रहा है, उसके लिए मैं मोदी जी का आभारी हूँ। और जो रेलवे कनेक्टिविटी जो चल रही है अभी बढ़ रही है, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक इंजन आ रहे हैं, सब जगह अभी रेलवे कनेक्टिविटी मिल रही है, उसके लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। डिजिटल इंडिया दैट मोदी जी इज डूइंग एवरीथिंग रिलेटेड टू द साइबर क्राइम एंड मेकिंग आवर आर्म्ड फोर्सेस very strong, so that's the major point that everyone's impressed about. And the digital India, whatever the impact he's making, it's good for the nation. So wish him all the best and may he take our nation much more forward. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई मैसूरू वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी और दक्षिण भारत में इस तरह की पहली ट्रेन होगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने और खास बातचीत की दक्षिण पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर संजीव किशोर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे, जिसे चेन्नई और बेंगलोर और मैसूर के बीच चलाया जाएगा। हमारे साथ है साउथ वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर संजीव किशोर जी, उनसे हम बात करते हैं। सर, इस रूट की बात करें, कितना डिमांड रहा है इस रूट पे, और साउथ इंडिया के अंदर शायद ये पहली वंदे भारत है। हाँ बिल्कुल, ये दिस इज द first Vande Bharat in South India, and there is a huge amount of excitement and positive sentiments around introduction of Vande Bharat between Mysore, Bangalore and Chennai. सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है बेंगलोर को, और अगर टेक्निकल हब के रूप में देखें तो चेन्नई भी है। ऐसे में दोनों
इन दो बड़े शहरों, दो बड़े राज्यों के बीच में, कैपिटल के बीच में जब ये ट्रेन चलेगी, सोशियो इकोनॉमी और क्या देखते, क्या फर्क आएगा इसके बन जाने के बाद, इसके चलने के बाद? मेरा मानना ये है कि कोई भी नया टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो कि इंडिजिनस हो, वो एक गर्व की भावना लेके आता है और उससे ये फायदा होता है कि लोग समझते हैं कि हम भी शायद और ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, चाहे वो जिस भी स्फीयर में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो वो। तो ये एक तरह से एक व्हीकल बन जाता है लोगों के सपनों का, लोगों को गौरवान्वित फील कराता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें देखिए जो फीचर्स हैं सब इंडिजिनस हैं। ये वाई फ्रेम बोगी है, इसमें एयर स्प्रिंग है और ये जो बड़ा सा डैम्पर आप देख रहे हैं, ये इसको यॉ डैम्पर कहते हैं। ये जो वर्टिकल है, ये वर्टिकल डैम्पर है, ये यॉ डैम्पर है। ये इस गाड़ी को एक तरह से आप कह सकते हैं क्षमता देता है हायर स्पीड्स पे चलाने की, क्योंकि अगर हंटिंग की प्रवृत्ति होती है तो ये उसको डैम्पन करता है। इसी तरह इसमें डिस्क ब्रेक्स हैं, इसमें बहुत सारे मॉडर्न फीचर्स हैं। एक और जो कोशिश की जा रही है रेलवे की ओर से कि भारत गौरव यात्रा, हमने काफ़ी जगह देखा, काशी के लिए, अयोध्या के लिए, देश के अन्य भागों के लिए जो पिलग्रिमेज ट्रेन चलाई गई, अब यहाँ से भी उसकी शुरुआत की जा रही है। ये कितना बड़ा यहाँ के लोगों के लिए एक सौगात होगा जो लोग काशी जाना चाहते हैं, अयोध्या जाना चाहते हैं, खास तौर पे एक ऐसे पार्ट से जो कि भारत का एक छोर कह सकते हैं, बेंगलोर। ये न सिर्फ बेंगलोर बल्कि भारतीय रेल और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की ने मिल करके इसको स्वरूप दिया है आज। और ये न सिर्फ बेंगलोर बल्कि ये पूरे कर्नाटका को क्रिस क्रॉस करती हुई हुबली से होते हुए जाएगी। तो पूरे कर्नाटका भर में जो भी लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे वो उठाएंगे। करीब 5,500 किलोमीटर की यात्रा 8 दिन में पूरी होगी और न सिर्फ काशी बल्कि अयोध्या और प्रयागराज भी कवर होंगे। तो जैसा आपने सुना संजीव किशोर जी को कि ये बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय रेल में बदलाव आया है पिछले कुछ सालों के अंदर, और खास तौर पे जिस तरीके से ये 5वीं वंदे भारत ट्रेन देख रहे हैं जिसे प्रधानमंत्री फ्लैग ऑफ करके रवाना करेंगे, या फिर भारत गौरव ट्रेन की जो कि यहाँ के श्रद्धालुओं को के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। तो आने वाले वक्त में जिस तरीके से इंजन बदला है, आप देख सकते हैं रफ्तार भी बदला है भारतीय रेल का, और आने वाले समय में ऐसे वंदे भारत ट्रेन, भारत गौरव ट्रेन की कई सारी और भी जो खेप है वो देश के अन्य हिस्सों में आप चलते हुए देख सकेंगे। विक्की के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय जैविक डेटा केंद्र, क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार के बायोटेक प्राइड दिशा निर्देशों के अनुसार IBDC को भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डेटा को संग्रहित करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि डेटा भारत के मरीजों के इलाज के लिए बेहद जरूरी है। All of us as scientific workers and researchers would realize that we actually needed to have a data repository like this, regardless of the guideline, regardless of whether it's mandatory or not, because otherwise you can't move forward. So unless we have a data bank, we are not in an optimally placed position to move to the next level, to make the future projections, also to go back and learn retrospectively from the past statistics and data. So in order to actually supplement our work as researchers, we need to have a data bank. साल 2017 से 2022 के बीच पूरी दुनिया में खाद के दाम भले ही दोगुने हो गए हों, लेकिन देश में किसानों को पहले की तरह ही सस्ते दामों पर खाद उपलब्ध रहेगी और भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहेगी। उर्वरक मंत्रालय में सचिव अरुण सिंघल ने डीडी न्यूज संवाददाता अजय मिश्र से खास बातचीत में ये बताया कि इस साल के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी पर सरकार का 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च होने की उम्मीद है। लेकिन चूँकि सरकार का बड़ा दृढ़ संकल्प है कि कुछ भी हो जाए हमें अपने किसानों के लिए उपलब्ध कराना ही है फर्टिलाइज़र, और अच्छे दामों पर, रीजनेबल दामों पे उपलब्ध कराना है। इसलिए जो भी सब्सिडी के ऊपर असर पड़ रहा है, जितना भी खर्चा बढ़ रहा है, उस सब के बावजूद भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि किसानों को खाद उपलब्ध कराएगी। और इसीलिए हम लोगों ने कई सारे नए देशों से अनुबंध किए हैं, कई सारे नए स्रोत ढूंढे फर्टिलाइज़र लाने के।
अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है, कुछ रिसर्च भी करी है जिससे फर्टिलाइज़र की खपत कम हो, बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स की कोशिश करी है। और ये सब करने के बाद जितनी भी धनराशि की आवश्यकता पड़ रही है उतनी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। बजट में बहुत वृद्धि हुई है। और दिल्ली पुलिस ने इजी लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। द्वारका जिला पुलिस ने इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक फर्जी कॉल सेंटर में भोले भाले लोगों को टारगेट करके उनसे चीटिंग की वारदात को अंजाम दिया जाता था। इस गिरोह ने अब तक 1700 से ज्यादा लोगों से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है। पुलिस ने इनके पास से 21 मोबाइल, 29 रजिस्टर, 2 नोटपैड और 1 लैपटॉप भी बरामद किया है। थाना बिंदापुर और द्वारका डिस्ट्रिक्ट के ऑपरेशंस के जॉइंट टीम ने एक कॉल सेंटर पर रेड किया था, जो कि बिंदापुर थाने के अंतर्गत बाल उद्यान रोड है, वहाँ पर एक कॉल सेंटर चल रहा था। यहाँ से 12 लोगों को पकड़ा गया और ये पाया गया कि ये कॉल सेंटर जो है लोगों को लोन दिलाने के नाम पर उनके साथ फ्रॉड कर रहा था। बल्क मैसेज में कई हज़ार लोगों का मैसेज जाता था कि आपको इस तरह को एक सरकारी स्कीम के तहत लोन मिल सकता है और अगर आपको लोन चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क करें। जब लोग उस नंबर पर संपर्क करते थे तो उनसे कोई डॉक्यूमेंट लिया जाता था और उनको ऐसा झांसा दिया जाता था कि उनको लोन मिलेगा, उसके बदले में प्रोसेसिंग फ़ीस और अन्य फ़ीस उनसे मांगा जाता था, जो करीब 1200 रुपये से लेकर 50,000 तक लोगों ने उनको उस झांसे में आकर दिए हैं। 1700 लोगों के साथ उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है और मोर देन 1 करोड़ से ज़्यादा फ्रॉड अमाउंट उन्होंने लिया है उन लोगों से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।